देवरानी का महंगा, जेठानी का सस्ता दहेज। हाय दैया, बड़ी पोता बहू, ये कैसा दहेज का सामान लेकर आई है? ये तो देखने में कुछ ज्यादा ही सस्ता लग रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं ज्यादा तेज से छुआ तो टूट ना जाए। छोड़िए ना दादी सास, आप क्या जेठानी जी के सस्ते दहेज के सामान को देख रही हैं? यहाँ आकर मेरा सामान देखिए, मेरा सारा दहेज का सामान महंगा और एक्सपेंसिव है। तभी प्रेमलता राधिका के दहेज के सामान को छूते हुए कहती है, हाँ राधिका बहू, तेरा दहेज का सामान तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। देखो पीहू, तुम्हारी देवरानी कितना महंगा दहेज का सामान लेकर आई है, लेकिन तुम इतना सस्ता क्यों लेकर आई हो अपने दहेज का सामान? माँ, आपको पता तो है कि पीहू के पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और उनसे जितना हो पाया उन्होंने उतना दे दिया। बस अब खत्म करिए और हमें घर के अंदर आने दीजिए। हाँ, आओ, घर के अंदर आओ, आराम कर लो। ऐसे कैसे आराम कर लें? पहले आप जो मैं दहेज में इतना महंगा बेड लेकर आई हूँ, पहले आप उसको मेरे कमरे में शिफ्ट करवाइए, मैं उसी पर सोऊंगी। अगर देवरानी जी का महंगा दहेज का पलंग उनके कमरे में जा रहा है तो मेरे भी दहेज का पलंग मेरे कमरे में लगवा दीजिए। अब प्रेमलता के दोनों बेटे अपने अपने दहेज का बेड अपने अपने कमरे में लगाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी रसोई में पहली रसोई का खाना बनाने जाती हैं। अरे ये क्या जेठानी जी, आप दहेज में ये एक स्टोव वाला चूल्हा लेकर आई हैं और आप सिलबट्टे पर मसाला पीसेंगी और सब्जी काटने वाली मशीन भी नहीं दी है। आप इस हासूल से सब्जी काटेंगी? इतना सस्ता दहेज का सामान जेठानी जी आज के टाइम पर कौन किसको देता है? कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं मानती हूँ कि मेरे दहेज का सामान सस्ता है, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत प्यार से दिया है, तो मेरे लिए यही बहुत है। हाँ ठीक है, लेकिन ये देखो, मेरे पिताजी ने तो मुझे 4 स्टोव गैस दिया है, मसाला पीसने के लिए मिक्सी दी है और खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव दिया है और दिया है बहुत सी एक्सपेंसिव चीज दी है। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा ना जेठानी जी ये सब। अब राधिका अपनी जेठानी के सस्ते दहेज के सामान को देखकर उसकी बेइज्जती करती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बना रहे होते हैं। वहीं पीहू बेलन से रोटी बेल रही होती है कि तभी उसके हाथ से वो बेलन टूट जाता है। तभी वहां पर प्रेमलता आती है और पीहू के हाथ में टूटा बेलन देखकर कहती है, अरे बहू, आज तो तूने अपने दहेज के सामान को पहली बार इस्तेमाल किया है और ये पहले दिन ही टूट गया। टूटेगा ही ना माँ जी, जब सस्ता होगा तो बेचारी जेठानी जी। वैसे जेठानी जी, अब आप अपनी रोटियां कैसे बनाओगी? क्योंकि मैं तो अपना ये महंगा रोटी मेकर तो आपको इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। हाँ राधिका, तू अपना महंगा दहेज का सामान इसको मत दे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहीं इसने तेरे भी महंगे दहेज के सामान को तोड़कर रख दिया तो। अब राधिका अपनी रोटी मेकर पर गर्मा गर्म फुलके बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पीहू अपने एक स्टोव गैस पर चावल चढ़ा देती है। अगले दिन सुबह, दोनों बहू अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें और तुम्हारे दहेज को सामान को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं। दोनों ही देवरानी जेठानी नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद पड़ोस की सुषमा, मालती, कल्याणी घर आती है। और अम्मा जी, प्रेमलता कहाँ है? अरे आपकी बहुएं कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बैठो, प्रेमलता भी आ रही है। कुछ देर बाद प्रेमलता वहां आती है। हमें बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ घूम रही है। कहाँ है तेरी बहू और तेरी बहू के दहेज का सामान? दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। राधिका, पीहू कहाँ हो? अरे कहा था ना तुमसे मिलने पड़ोस से कुछ लोग आएंगे, कहाँ रह गई तुम दोनों? अपनी सास की बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी पल भर में वहां हाजिर हो जाती हैं। जी माँ जी, आ गए हम। और ये प्रेमलता, तेरी तो दोनों ही बहू बहुत मासूम और सुंदर है। तभी कल्याणी दोनों देवरानी जेठानी के दहेज का जिक्र करते हुए कहती है, प्रेमलता, बहू तो सच में तेरी बहुत सुंदर है, लेकिन अब बहू का दहेज भी दिखा दे। वैसे हम एक एक करके देखेंगे तेरी बहू का दहेज। पहले बड़ी बहू का दिखा दे, फिर छोटी बहू का दिखा दियो। हाँ चलो, पहले पीहू के कमरे में चलते हैं। अब सभी लोग उठकर पीहू के कमरे में आते हैं, जहाँ एक पलंग और एक पुरानी सी अलमारी और एक छोटा सा टेबल रखा हुआ होता है। तभी सुषमा पीहू के सस्ते दहेज के सामान को नाक मारती हुई कहती है, इतना भी कुछ खास दहेज नहीं, कुछ ज्यादा ही सस्ता नहीं है। ये इतने आलम जमाने की अलमारी और ये छोटा सा टेबल। प्रेमलता, तेरी बड़ी बहू का दहेज तो बहुत फीका और सस्ता है। वहीं दूर खड़ी पीहू खुद से बातें करते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरे दहेज का सामान सस्ता है, लेकिन बस ये सब लोग एक साथ इस पलंग पर ना बैठ जाए, वरना ये पलंग तो यहीं टूट जाएगा। अब पीहू ये सब सोच ही रही होती कि तभी सुषमा, मालती, कल्याणी एक साथ पलंग पर बैठ जाती हैं कि तभी पलंग से एक चर्र की आवाज आती है और मालती, कल्याणी, सुषमा पलंग के अंदर घुस जाती हैं।
अरे प्रेमलता, हमें इस टूटे पलंग से बाहर निकाल, हम तो इसके अंदर ही धंस गए। हमारी मत मारी गई थी जो तेरी बड़ी बहू के सस्ते दहेज के सामान को देखने आए। अब प्रेमलता उन तीनों को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो तीनों प्रेमलता के साथ राधिका के दहेज के सामान को देखने उसके कमरे में जाते हैं, जहां उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर पलंग पर जाती है। दीवार पर लगे 55 इंच की LCD पर जाती है। वहीं एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ, दूसरी ओर गोदरेज की अलमारी, फ्रिज रखा हुआ होता है और डबल डोर वाला, और मेज रखा हुआ होता है, जिसे देख मालती कहती है, अरे प्रेमलता, असली दहेज तो यहाँ रखा हुआ है। जेठानी का सामान जितना सस्ता था, देवरानी का सामान उतना ही महंगा और उतना ही सुंदर है। लगता है इसके बाप ने बहुत पैसे खर्चा किए हैं। अब कुछ देर बाद सभी लोग दहेज का सामान देखकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे बड़ी पोता बहू, ये जरा मेरी भी साड़ी वॉशिंग मशीन में धो दे। हाँ दीजिए ना दादी सास, मैं अभी धो देती हूँ। अब पीहू जैसे ही अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालने जाती है कि तभी वॉशिंग मशीन से तेज भ्रम की आवाज आती है। हाय तौबा पोता बहू, ये कैसी आवाज थी? हार्ट फेल करवाएगी क्या इस उम्र में? तभी हंसती हुई वहां पर राधिका आती है। कुछ नहीं दादी सास, जेठानी जी के दहेज का सस्ता वॉशिंग मशीन फूक गया, इसीलिए इसमें से ऐसी आवाज आई। लाइए आपकी साड़ी मैं अपने दहेज के वॉशिंग मशीन में वॉश करके लाती हूँ। हाय दैया, तौबा पोता बहू, तेरे बाप ने दहेज का कोई सामान महंगा दिया या सब ऐसे ही सस्ता दिया है? ले राधिका बहू, तू इसे अपने वॉशिंग मशीन में ही धो। अब ऐसे ही हर दिन पीहू को उसके पिता द्वारा मिले उसके सस्ते दहेज के सामान को लेकर उसे हर वक्त ताने ही सुनने को मिलते थे, और ज्यादातर पीहू का सस्ता दहेज का सामान खराब ही हो जाता था। तभी देर शाम मोहन और विवेक घर लौटते हैं। क्या हुआ मेरे दोनों पोते को, ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही थोड़ी थकान है, काम ज्यादा हो गया था ऑफिस में। अब दोनों ही भाई घर में अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताते और दोनों ही उठकर छत पर चले जाते हैं। क्या करें विवेक भैया, कंपनी में तो अचानक से इतना बड़ा लॉस हो गया है। इसकी भरपाई हम दोनों भाई अकेले कैसे कर पाएंगे? घर के तो सारे पैसे हमने इस कंपनी में लगा दिए। तभी वहां पर प्रेमलता आती है और उनकी आधी बातों को सुनकर कहती है, क्या हुआ मोहन, कैसे लॉस की बात कर रहे हो तुम? और ये तुम दोनों के शक्ल पर ये कैसा शिकंज है? क्या तुम दोनों किसी बात से परेशान हो? अब अपनी माँ के सामने वो दोनों ही भाई झूठ नहीं बोल पाते और माँ से सारी बात बता देते हैं। अब हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम कंपनी में लगाएं, और पीहू के घर वाले भी हमारी क्या ही मदद करेंगे जो ठीक तरीके से दहेज तक नहीं दे पाए। मुझे तो लगता है कि हमें राधिका के घर वालों से मदद मांगनी चाहिए। जिसने दहेज का सामान इतना महंगा दिया है उनके पास पैसे की क्या ही कमी होगी। अब घर में सभी लोगों को अपनी कंपनी के बड़े लॉस के बारे में पता चल जाता है। तभी राधिका मदद मांगती हुई अपने पिता को कॉल करती है। क्या बात कर रही है राधिका बेटी, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हमें तो खुद तेरे सारे दहेज का सामान लोगों से उधार और ब्याज पर पैसे लेकर खरीदे थे, और अब हमारे सिर पर लाखों का उधार है। जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी गिरवी पर है। हम तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हमें माफ करना। अब राधिका निराश होकर फोन रखती है और सारी बात अपने ससुराल वालों से कहती है। कोई बात नहीं देवरानी जी, हालात बदलते रहते हैं, आप रुकिए, मैं एक बार अपने पिताजी से बात करती हूँ। और हाँ, क्यों नहीं बिटिया, आखिर हमारी बेटी के ससुराल की समस्या है, हम जरूर हल करेंगे। मैं कल ही पैसे लेकर तेरे ससुराल आता हूँ। अब पीहू के गरीब पिता अपनी बची कुची खेती को रातों रात बेचकर पैसे लेकर सुबह तड़के अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। ये लीजिए समधन जी, पूरे 10 से 20 लाख रुपए है, इससे अच्छी मदद हो जाएगी आपकी। रामलाल जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपके पैसे से मेरे दोनों बेटों की कितनी बड़ी मदद हुई है। कुछ देर बाद रामलाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद राधिका के साथ साथ उसके पूरे ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे पीहू बहू, मैं हमेशा तुझे तेरे सस्ते दहेज के सामान को लेकर कोसती रहती थी, लेकिन आज तेरे गरीब पिता ने मेरे दोनों ही बेटों की बहुत बड़ी मदद की है। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे भी बहुत घमंड था अपने महंगे दहेज पर और अपने पिता के पैसे पर, लेकिन आड़े वक्त पर तो आपने ही अपने पति के साथ साथ मेरे पति की भी मदद करी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रामलाल के इस मदद से दोनों ही देवरानी जेठानी के अंदर की खटास पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी अपने महंगे और सस्ते दहेज के सामान को मिलाकर इस्तेमाल करने लगती हैं और प्यार से अपने ससुराल में रहने लगती हैं। अरे राधा बेटा, कुछ तो खा ले। देख, चिकन कीमा, चिकन बिरयानी और मटर चिकन तीनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही मैं कितने दिल से लेकर आया हूँ सारी चीजें। थोड़ा सा तो चख ले।
नहीं बाबा, आप तो जानते हैं कि मुझे चिकन से एलर्जी है, मैं चिकन नहीं खा पाती हूँ, तो फिर क्यों आप मुझे चिकन खिलाने की जिद कर रहे हो? दीदी खा लो ना, बहुत अच्छा है। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटी, जब मेरी बेटी चिकन नहीं खाती है तो क्यों उससे जबरदस्ती किए जा रहे हो? ये हुई ना मेरी मम्मा वाली बात, मैं कोई चिकन विकन नहीं खाऊंगी, मेरी मदर इंडिया ने कह दिया है। बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है दीदी, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ही सारा खा जाऊंगी। वैसे दीदी आप भी ना बड़ी ही बोरिंग और अच्छी चीजों से वंचित सी हो, आपको चिकन ही खाना पसंद नहीं है। हे भगवान, चिकन चिकन चिकन, मेरे तो कान भी दुखा दिए इस चिकन ने। माँ आप सभी खा लो, मैं अपने कमरे में दाल रोटी खाऊंगी। राधा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। राधा रामू और आराधना की बड़ी बेटी थी, जिसको चिकन के नाम से भी नफरत थी। मायके में राधा का वक्त इसी तरह से गुजरा और अब उसकी शादी हो चुकी थी। आज राधा की पहली रसोई थी। आज तो मैं अपने परिवार के लिए बढ़िया शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और पूरियां बनाऊंगी। सच में आज सभी को खाना खाकर अगर मैंने मजे ना दिला दिए ना, तो मेरा नाम भी राधा नहीं। राधा अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी सास आई और उठ गई बहू, देख मैंने सारा राशन रसोई में रखवा दिया, तो तू जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। और हाँ, जानती है ना कि तुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं माँ जी, मेरा मतलब मैंने तो काफी कुछ सोचा हुआ है, लेकिन आप बता दीजिए कि आप लोग क्या शौक से खाओगे। ठीक है बहू, अगर तुझे हमारी ख्वाहिश जाननी है तो फिर तू आज अपनी पहली रसोई में चिकन बिरयानी बना ले। चिकन बिरयानी? हाँ बहू, मेरे घर में सभी चिकन बिरयानी के बड़े फैन हैं। वैसे तो हम लोग चिकन की बाकी चीजें भी पसंद करते हैं, लेकिन चिकन बिरयानी मैं तो हमारी जान सी बसती है। अब जा और जल्दी से स्वादिष्ट सी चिकन बिरयानी बना ले। राधा अपनी सास की बातों पर कुछ नहीं बोल पाई और उसे न चाहते हुए भी रसोई में चिकन बिरयानी बनाने जाना पड़ा। जिस मायके में मैं कल तक चिकन के नाम से भी दूर रहती थी, ससुराल वालों ने मुझे पहले कदम ही उस चीज के साथ बढ़ाने को कहा है। क्या करूं, मना भी नहीं कर सकती हूँ। चलो सांस रोककर यूट्यूब से देखकर चिकन बिरयानी बना देती हूँ। राधा बेचारी ने हिम्मत की और उसने चिकन बिरयानी को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मीट डालने की बारी आई, तभी राधा के हाथ कांपने लगे। क्या सच में मुझे इस चिकन को हाथ लगाना पड़ेगा? हे भगवान। राधा ने बिल्कुल नोक से पकड़कर चिकन को उठाकर कुकर में डाला, लेकिन उसमें भी उसको उबकाई आ गई। हे भगवान, मुझे तो बहुत उबकाई आ रही है, जी भी मिचला रहा है, क्या करूं? राधा बेचारी ने ऐसे ही कैसे कैसे खुद को संभाला। कभी वो कपड़े से अपनी नाक को ढकती तो कभी उबकाई मारती। ऐसे ही उस बेचारी ने किसी तरह चिकन बिरयानी बनाई और सभी के आगे परोसी। वाह, इसे कहते हैं बढ़िया चिकन बिरयानी। अरे राधा बहू, तू ऐसे खड़ी क्यों हुई देख रही है? आजा हमारे साथ, तू भी खा ले। नहीं नहीं बाबा, आप लोग खाइए, मैं चिकन नहीं खाती हूँ। भाभी आप चिकन नहीं खाती हैं? भाभी चिकन जैसी स्वादिष्ट चीज आप नहीं खाती हैं? राधा तुम चिकन नहीं खाती? इसका मतलब तुम बिरयानी भी नहीं खाओगी? नहीं, आप लोग खा लीजिए। थोड़ी तो खाकर देखो राधा, तुम्हें अच्छी लगेगी। चिकन बिरयानी भी कोई नाक मारने वाली चीज है? नहीं मोहन जी, मैं चाहकर भी ये बिरयानी नहीं खा सकती हूँ। आप लोग खाइए, मैंने बना दी, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। राधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उस दिन राधा का चिकन बिरयानी बनाकर इतना बुरा जी हो गया था कि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ऐसे ही फिर कुछ दिन बाद बच गई रे। अच्छा है जो माँ ने मुझे रसोई में आते हुए नहीं देखा। अब मैंने सब्जी और रोटी बना दी है, तो अब मुझे कोई चिकन बिरयानी नहीं बनाने को बोलेगा। नहीं तो मेरे सुनने में आया है कि मेरे ससुराल वाले हर सोमवार के दिन चिकन बिरयानी खाते हैं। बहू चिकन बिरयानी तो बना ले। अरे बहू तू पहले से रसोई में है, मैं तो चिकन लेकर आई थी चिकन बिरयानी बनाने को। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो पहले ही आलू गोभी और रोटियां बना दी है। वैसे भी आज तो मैं भगवान जी को भोग लगाने को सोच रही थी, इसीलिए ये बना लिया। आप चिकन को रख दीजिए, फिर कभी बना लेंगे, नहीं तो ये खाना भी वेस्ट हो जाएगा ना। चल ठीक है, वैसे मेरे परिवार में ऐसा पहली बार हुआ होगा जो सोमवार को बिरयानी नहीं बनेगी, लेकिन चल अगर भगवान जी को भोग लगाना है तो तू लगा देना। शांता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। आज के दिन किसी तरह राधा चिकन बिरयानी बनाने से बच गई। लेकिन फिर अगले दिन आज क्या टोटका लगाऊं उस दिन चिकन बिरयानी से बचने के लिए। माँ जी और बाकी सब तो बेसब्री से चिकन बिरयानी खाने का इंतजार करते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं बना सकती हूँ। अरे हाँ, राधा आज भी रसोई में आ गई और उसने जल्दी से चनों की सब्जी के साथ चावल बना दिए। जब सभी खाना खाने को बैठे, अरे बहू आज भी तूने चिकन बिरयानी नहीं बनाई, आज तो चिकन बिरयानी बना लेती। हर रोज मैं काम पर से चिकन बिरयानी का मन बना कर आता हूँ कि शायद आज मिल जाए, शायद आज मिल जाए।
लेकिन बहू है कि रोजाना क्या क्या बनाकर सामने रख देती है। जाओ, मुझे नहीं खानी है ये सब्जी के साथ चावल। मेरा भी चिकन बिरयानी खाने का ही मन है माँ, मैं ये छोले चावल नहीं खाऊंगी। अब क्या करूँ, तुम सभी को छोले चावल नहीं खाने और बहू ने यही बना दिए। मोहन बेटा एक काम कर, बाहर से चिकन बिरयानी मंगवा ले, कभी कभार बाहर का खाना भी सही है। शांता के बोलने पर मोहन ने चिकन बिरयानी ऑर्डर कर दी, जिसके बाद सभी ने बाहर की चिकन बिरयानी खाई और राधा ने आराम से अपने छोले चावलों को एंजॉय किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन राधा अपनी सास और नंद के साथ बाहर आई हुई थी। माँ जी, अब शायद हमने सारा सामान ले लिया है, तो चलिए अब घर चलते हैं। नहीं भाभी, अभी नहीं, अभी एक जगह जाना बाकी है। सही कहा, और वो है चिकन मीट बाजार। चिकन मीट बाजार जाना बाकी है? हम लोग चिकन मीट के बाजार जाएंगे? हाँ बहू, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो चलते हैं, फिर मीट लेकर वहाँ से घर चलेंगे। शांता ऐसे बोलकर आगे बढ़ गई। राधा अपने परिवार वालों से मना नहीं कर पाई और वो भी उनके साथ चिकन मीट के बाजार आ गई, लेकिन वहां आते ही राधा को चक्कर आना शुरू हो गया। हे भगवान, सांस ना लेने की वजह से मेरा तो दम घुट रहा है और सांस लूं तो उल्टी आ जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ बहू, तबीयत सही नहीं है? माँ जी जल्दी से बोलीजिए जो कुछ भी लेना है, मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती हूँ। राधा बेचारी ने कैसे कैसे खुद को काबू किया, लेकिन फिर भी उसे चक्कर आ ही गया। राधा चक्कर खाकर गिर गई, जिसके बाद शांता और रोशनी ने उसे किसी तरह संभाला और जब राधा की आंख खुली, मैं कहाँ हूँ? शुक्र है जो तुझे होश आ गया बहू, तू अपने कमरे में है। वहाँ की बदबू वगैरह से शायद तुझे चक्कर आ गया था। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। शांता ने राधा को पानी लाकर दिया, जिसके बाद राधा कुछ नॉर्मल सी हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक दिन, क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये कैसी है? खा लो, चिकन की नहीं है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। राधा ने मोहन के बोलने से बिरयानी खा ली। जब वो उसे खाकर निपट गई तब मोहन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, खिला दी ना मैंने तुम्हें भी चिकन बिरयानी। देखा, तुम बेवजह चिकन बिरयानी से नाक मुंह सिकोड़ती थी। कितनी तो अच्छी होती है, वरना ये चिकन बिरयानी थी। मोहन के सच बताते ही राधा वॉशरूम में भागी, जहां जाकर उसने 1 मिनट के गैप से कई उल्टियां की। क्या हो गया राधा? मैं तो बस करो मोहन जी। राधा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने एक ही दिन में थोड़ी थोड़ी देर में कई उल्टियां की। फिर इस सब के बाद वो बिस्तर पर पड़ गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, जिससे सभी घर वाले चिंता में आ गए और शांता ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर साहब, जब से मेरी बहू ने चिकन बिरयानी खाई है उसकी ये हालत हो गई है। कहीं कमबख्त उस मुर्गे को बर्ड फ्लू तो नहीं था जो मेरी बहू को लग गया? देखिए, इनकी ये हालत कुछ खाने से नहीं बल्कि दिमागी तनाव से हुई है। कुछ तो बात ऐसी हुई है जो इनके दिल दिमाग के खिलाफ थी और इसी से नहीं ये सब हुआ है। अब ये तो आप लोग ही पता कीजिए कि वो क्या बात होगी, लेकिन हाँ, आगे से इन्हें स्ट्रेस न देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर ऐसे बोलकर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद सभी घर वाले मोहन को घूरने लगे। अब सभी को अंदाजा हो गया था कि राधा खुद के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। इसीलिए आज से ही राधा का चिकन की चीजें बनाना घर में बंद कर दिया गया। अब चिकन की चीजें शांता और रोशनी मिलकर बनाती थी और ऐसे सभी खुशी खुशी रहते थे।